डॉक्टर हीरालाल जी। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। आपने उत्तर प्रदेश में अपने सेवा काल के दौरान लोगों के साथ जुड़कर, लोगों को खुद के साथ जोड़कर उनके विकास में काफ़ी सारे काम किए हैं। और अभी हाल ही में सर ने एक किताब लिखी है डायनामिक डीएम, और जिसे कि उन्होंने लॉन्च भी किया है। और अभी ये किताब हाल ही में सबसे पहले हिंदी भाषा में लॉन्च हुई थी, और अभी हाल ही में से गुजराती भाषा में भी लॉन्च किया गया है, और आगे से इसे इंग्लिश भाषा में भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है बुकवाला के स्पेशल शो में। थैंक यू बुकवाला को और आपको और दुबे जी को भी, जो कि इस किताब के चर्चा के लिए आपको झांसी से यहाँ भेजे और हम लोग आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वागत है और सबका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मेरा आपसे पहला सवाल ये कि आपको किताब लिखने का ख्याल कब आया और कैसे आया? एक्चुअली जब मैं बाधा में था कलेक्टर, तो बहुत लोग जो हमारे हित मित्र थे उनको न्यूज चाहिए था, क्योंकि न्यूज वाले कहते साहब ये सब मटेरियल दे दीजिए। तो वो जब न्यूज का मटेरियल बना के देते थे तो फिर लोगों ने कहा साहब आप यहाँ से चले जाओगे तो ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी और आपके जाते ही ये सब खत्म हो जाएगा। तो हमने एक वहाँ इनोवेटिव बाधा के नाम से एक बुकलेट बनाई थी, उसमें 20-25 कामों का एक संग्रह था। फिर जब वो बुकलेट बना तो लोगों ने एडवाइज किया कि साहब आप जब यहाँ से हट जाओगे तो ये बुकलेट भी गायब हो जाएगी, इसको किताब के रूप में लिखा जाए, जिससे कि जो ये अच्छा काम हुआ है, ये अच्छा काम काफ़ी दिनों तक रहा है, लोग इससे के बारे में जाने उस किताब के माध्यम से और लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई। बहुत लोग तो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम है, इस पर फिल्म भी बननी चाहिए गुड गवर्नेंस पे, ये भी बहुत लोग डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे आजकल मैंने देखा है कि लोग कुछ नए नए आइडिया ज़्यादा देते हैं कि किताब लिखो, इस पर बहुत लोगों ने बताया कि वेब सीरीज बनना चाहिए, बहुत लोगों ने कहा पिक्चर बनना, इसे बहुत सारी तरह के आइडियाज मॉडर्न और इनोवेटिव आइडियाज लोगों ने दिया। उसमें से तो एक चीज़ तो किताब वाला तो पूरा हो गया, इसका हिंदी वर्जन भी आ गया है और गुजराती वर्जन भी आ गया, और इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी ही करीब 15-20 दिन में वो भी मार्केट में आ जाएगा। जी, तो मेरा जो आपसे दूसरा सवाल है वो ये है कि जो छोटा हीरालाल था, जो बच्चा था, उससे लेकर डायनामिक डीएम बनने तक का आपका जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। और देखिए, जिसकी ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव नहीं है तो वो मज़ा नहीं आता है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हैं, और वही उतार चढ़ाव ही ज़िंदगी को रोचक और मसालेदार और मज़ेदार बनाते हैं। जैसे मैंने बचपने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, नौकरी में भी आए, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी में मैं या सभी लोग नौकरी में कुछ ना कुछ झेलते रहते हैं। कभी कोई परेशानी आती है, कभी कोई खुशी आती है, कभी कोई दिक्कत आता है, तो कभी कोई अच्छी चीज़ भी आती है। तो अगर मैं अपने बचपने को देखूं तो मेरा बचपना में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं आईएएस अफसर बनूंगा। लेकिन जो बचपने में मैंने तकलीफ़ों को देखा, उसको जिया, वही आज मेरी ताकत है। जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे याद दिलाते रहते हैं, मैंने अपने चीज़ों को भूला नहीं है। अक्सर जब लोग अपनी बड़ी कुर्सी पे पहुँच जाते हैं या बड़ा चीज़ पा लेते हैं तो अपनी उन बुनियादी चीज़ों को, रूट को भूल जाते हैं। मैं नहीं भूला हूँ, मुझे सब चीज़ याद है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को वो दिक्कतें ना हो। जब वो लोगों को मेरे मन में कि दिक्कतें ना हो तो ऐसा कुछ काम करते रहते हैं, तो उस काम जब करते रहते हैं तो कुछ बेटर होता रहता है। तो इसी वजह से वो फिर डायनेमिक डीएम हो गया। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब भाग दौड़, मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग, गतिमान। यही डायनेमिक का मतलब क्या? एक होता बैठा है चुपचाप कुर्सी पे, और अब सब किसी कहीं कोई गति उसके ना सुनने में गति दिख रही है, ना डिसीजन लेने में गति दिख रही है, ना चलने में, किसी चीज़ में वो बिल्कुल ढीले ढाले धीरे चलने वाले और डी एनर्जाइज टाइप के दिखते हैं, तो उसको कहते हैं वो गतिमान नहीं है। गतिमान, लेकिन हमारी हर चीज़ में हम बहुत तेज़ी से फास्ट मेहनत करते हैं, हार्डवर्किंग करते हैं, चीज़ों को नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आई डू द सेम थिंग डिफरेंटली, ये मेरी हॉबी है। यस सर, ये मेरे ख्याल से आपके काम में देखने को मिलता है कि आप हर काम को बहुत ही यूनिक तरीके से करते हैं, एक अलग अंदाज में।
जैसे कि मुझे नहीं लगता कि कोई हर डीएम अपने जो अपने कार्यकाल में अपने आसपास के लोगों को इतना कंफर्टेबल फील करा सकता है कि वो आपके पास आए और अपनी जो प्रॉब्लम है या अगर उसे कुछ सजेस्ट करना है तो वो आसानी से आपसे आकर कह सकता है। तो ये सारी चीज़ें सर आपको कहीं ना कहीं बाकी लोगों से अलग करती हैं। मेरा ये सवाल है कि किताब लिखने की शुरुआत से लेकर अब किताब के पब्लिश होने के बाद भी अभी तक क्या कुछ ऐसा हुआ है जो आपको हमेशा याद रहेगा? कोई ऐसी घटना हुई कि इस किताब लिखने के दौरान जो आपको हमेशा याद रहेगी? अब देखिए, जब किताब हमने लिखने की शुरुआत करी तो मुझे किताब लिखने नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो मैं घोस्ट राइटर ढूंढ रहा था, जिसको कहते हैं पेड राइटर, घोस्ट राइटर, कि पूरा मटेरियल हम उसे दे देंगे और वो किताब को लिख देगा और उसका हम लोग पेमेंट कर देंगे। इसमें भी हमने एक अटेम्प्ट लिया, कुछ लोगों ने एक आदमी को बताया, हमने उन्हें पेमेंट किया, लेकिन वो किताब नहीं लिख पाए, तो नहीं हो पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है कि और इसमें हमारा करीब 2 साल चला गया, आदमी को ढूंढते रहना और घोस्ट राइटर ना मिलना, जो मिला वो नहीं। अल्टीमेटली उस किताब को मुझे ही लिखना पड़ा। तो ये अपने आप में एक कहानी है क्या, कि जिस चीज़ को से मैं डर रहा था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा और मैं ये उस चीज वो सफल हो गया। तो ये अपने आप में भी एक घटना। मैं सबसे कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, क्या कहते हैं कि भैया आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। अगर आपने कोई किताब उताब नहीं लिखा है तो आप कैसे कह सकते हो आप लिखे हो, आप केवल पढ़े हो। तो हर आदमी को अगर ये पूरा करना है कि वो पढ़े और लिखे हैं, तो हर व्यक्ति को किताब लिखना चाहिए, एक बात। और हर व्यक्ति को रोज आधा घंटा ही सही प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए और लिखना भी चाहिए, तभी आप कहोगे हम पढ़े लिखे हैं, नहीं केवल पढ़े हो लिखे नहीं हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बात बहुत सही कही कि हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए और जो लिखना चाहते हैं उन्हें लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है सर जो लोग सिविल सर्विसेज की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जब हम तैयारी करते थे 1966-67 से लेकर के 1980, जो बचपना मेरा गांव का था, जब मैं 1980 तक गांव में रहा, 66-67 से लेकर, उस समय तैयारी बहुत कठिन थी। आज तैयारी बहुत आसान है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे आसान है, तो कहते हैं भैया हम तैयारी नहीं करते। तो कुछ नहीं, अब मैक्सिमम चीज़ें पेपर से आती हैं, और पेपर जो है कोई ज़रूरी नहीं हार्ड कॉपी, आपके पास एक मोबाइल हो छोटा सा और उसमें इंटरनेट हो, ठीक है, तो और गूगल सर्च का इंजन आप इंटरनेट से चलाइए। तो आप क्या करिए, कक्षा 8 से ही आप पेपर पढ़ना शुरू करिए और एडिटोरियल पेपर पढ़िए। वैसे भी पढ़ना चाहिए, अगर आप आईएएस की तैयारी ना भी करो तब भी आम आदमी को पेपर पढ़ना चाहिए। आप उस पेपर को पढ़ना शुरू करिए और उसका एडिटोरियल पढ़िए, एक बात। दूसरी बात जो है कि जो इधर काफ़ी लोग जो सक्सेस हो गए हैं, जो टॉपर होते हैं, वो अपना इंटरव्यू दिए हैं, 10-15 लोगों का इंटरव्यू दे करके अब उनसे सीखो कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो सब बताते हैं। तो वो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, इसका ट्रिक्स और टेक्निक्स मिल जाएगा। तीसरी बात, कोचिंग। लोग कहते हैं कोचिंग, बिल्कुल कोचिंग करना चाहिए, उससे भी आपको आइडिया मिलता है, आपका मोटिवेशन बना रहता है, आपका इवेल्युएशन होता रहता है कि पढ़ाई ठीक दिशा और दशा है या नहीं है। तो मोर देन 20 कोचिंग फ्री आप कास्ट है, ठीक है, आप उनसे जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए और फ्री कोचिंग लीजिए, ये तीसरा हो गया। चौथा, आपके सब्जेक्ट मटेरियल के बहुत सारे ऑनलाइन साहित्य है, आप साहित्य फ्री में मिल जाएगा, वो पढ़िए। और पांचवा, आप जो है जो ऑनलाइन अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करिए सोशल मीडिया से और उनसे कहिए कि साहब आप हमारी मेंटरिंग कर दो। आज के डेट में बहुत सारे अधिकारी हैं, खूब मेंटरिंग कर रहे हैं, तो आपको मेंटरिंग मिल गया फ्री में, ऑनलाइन कोचिंग फ्री में मिल गया, ऑनलाइन साहित्य फ्री में मिल गया, आपको क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, इसके ट्रिक्स और टेक्निक्स मिल गए, और ऑनलाइन अखबार आपको मिल गया, क्या, एडिटोरियल पढ़ने के लिए। तो अगर ये 5 चीज़ बड़े आसानी से हो सकता है, पढ़िए, प्लान बनाइए और सपना देखिए, आप सफल हो सकते हैं। बहुत लोग सफल हो रहे हैं। यस सर।
एक किस्सा आपने अपनी किताब में बताया है कि 12th के बाद आप इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपने एग्ज़ाम दिया था और फिर आपका नहीं हुआ था। फिर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया था बीएससी में। तो उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप कहीं न कहीं आप कमज़ोर हैं या आप उतने अच्छे नहीं हैं। वो सिचुएशन हर उस बच्चे के साथ आती है जब बच्चा फेल होता है या उस पहली बार जब वो हारता है। उस सिचुएशन से आपने कैसे आप बाहर निकले? देखिए, जितने ज़्यादा आपको वो सिचुएशन सताएगी या सताएगा, जी। जितने आप उससे परेशान होंगे, उतने अच्छी आपकी सफलता होगी। कैसे? जब आपको सताएँगे तो आप उसको कि नहीं फेल नहीं होना, तो आप उतने ज़्यादा मेहनत करेंगे। हुँ। कम सताएगा तो कम मेहनत करेंगे। ज़्यादा आप सोचेंगे कि अरे नहीं हो सकता ये वो, तो आप उसको पाने के लिए आप उतने ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतने ज़्यादा सफलता होगी। जो मैं अब याद करता हूँ कि मैं बहुत परेशान रहता था। मैंने बीएससी भी छोड़ दी, घर वालों को बताया नहीं क्योंकि मैं दोनों नहीं चला पा रहा था। जी। तो मैं अक्सर दिन में एक आध बार तो ये ख्याल आता ही था कि मान लो अगर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो बीएससी भी चली गई 1 साल, और उधर नहीं तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। तो वो जो परेशान करता तो उसने और पढ़ाई करते, नहीं नहीं करना है, सेलेक्ट तो होना ही होना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जो आपके सामने मुसीबत है, हम लोग उसको हमेशा निगेटिव भाव से देखते हैं, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि वो हमें सताने आया है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें एवरी क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर कोई मुसीबत हमारे साथ आ रही है, हमारे पास आ रही है, तो हमें कुछ देने आ रही है, उसको उस नज़रिए से लेना चाहिए। तो मेरा जो सोचने का तरीका है, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मैं इस तरीके से लेता हूँ, और मैं डिमोरलाइज या निराश होना, डिस्पेयर होना ही नहीं होता। तो मतलब जो बच्चे जो ऐसा फेस कर रहे हैं उन्हें भी अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और मतलब अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ में। दूसरी चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी थी कि आपका अमेरिका का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, अमेरिका का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा, और अमेरिका जाने के पहले का जो मेरा अनुभव है वो बड़ा ही जी। खट्टा है, बहुत ही खट्टा है। जी। कि उस समय एनओसी नहीं मिली, जी। और एक वहाँ मैं संभल में एसडीएम था, एक वहीं के रहने वाले प्रोफेसर थे अमेरिका में। वो अचानक एक 800 मारुति में और सिंपल पैजामा कुर्ता पहन के आए और बताए कि हम अमेरिका में रहते हैं, मेरा गांव है करौटिया, मेरा स्कूल है, और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और आप एक अच्छे अफसर हैं, अच्छे इंसान हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अमेरिका चलिए। तो उन्होंने मेरे मन में अमेरिका जाने का जो है बीज डाला। फिर ये हुआ तो क्या करना, पासपोर्ट के लिए उस समय एनओसी नहीं मिला, और मैंने फिर वहाँ उस समय तत्कालीन शंभूनाथ यादव साहब हमारे लीडर भी थे एसोसिएशन, उनके मार्फत में मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, फिर भी एनओसी नहीं मिला। अब तो एनओसी आम बात है, जी। उस समय एनओसी मिलना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत निराशाजनक बात हुई। फिर जब एनओसी मिल गया, पासपोर्ट बन गया, तो जब वीज़ा बनवाया तो 2-2 बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर मतलब पहला झटका एनओसी में दिया और दूसरा झटका वीज़ा में दिया। आप बताइए कि मेरे जैसा आदमी मतलब एक ऑफिसर, उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया 2-2 बार। फिर उन्होंने जा करके वहाँ शिकायत करी अपने एमपी से, तो वही घिसा पीटा जवाब, क्योंकि कोई सही चीज़ नहीं। तो मैंने बहुत इस पर एनालिसिस की, इसको मैंने किताब में लिखा भी है, क्योंकि उस समय 9/11 की घटना हुई थी, और वो मुसलमान थे, प्रोफेसर बाकरी साहब थे। इस वजह से मुझे लगता है कि वो बिहाइंड द रीजन, जिसको कोई ना कह सकता है ना बोल सकता है, वही रीजन रहा होगा, अदरवाइज मुझे कुछ ऐसा दिखता नहीं। फिर अचानक 2009-10 में एक स्कीम आती है, और उसमें मैं पढ़ने के बहाने अमेरिका जाता हूँ, उनके बुलावे पर नहीं गया। वो पढ़ने के लिए मैं अमेरिका गया, क्योंकि वो फिर सरकारी तंत्र में गया, फिर उनके घर गया, मैं सिराक्यूज में रहता था, फिर उनके घर गया वहाँ फ्लोरिडा में, और उनके घर 1 सप्ताह रहा। मियामी के बीच, मियामी फिल्म सिटी है, काफ़ी कुछ घूमा, उनके पूरी परिवार रहता, बहुत अच्छे इंसान से, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली, उनके बच्चे, कोई सऊदी अरेबिया में, कोई अमेरिका, सब रहते हैं, मुझसे लगातार टच में हैं। मैं उनके हर मुसीबत में, हर चीज़ में मुझसे वो टच में रहते हैं, राय लेते हैं, और फैमिली रिलेशन है। तो वो जो इंसान थे ना, बहुत अच्छे इंसान थे प्रोफेसर इस्मुल हसन बाकरी साहब। उन्होंने अपने बचपन में जो मुसीबत पढ़ाई में देखा था, उस पढ़ाई के मुसीबत को दूर करने के लिए गर्मी में अमेरिका में आते थे और पसीने में रहते थे।
गर्मी में रहते, जबकि अमेरिका में उनके पास सब फैसिलिटी थी। स्कूल बहुत शानदार मुमताज अपनी वाइफ के नाम से बनवाया, अपने वाइफ के नाम से नहीं, उनके एक मित्र थे उनकी वाइफ के नाम से बनवाया, बहुत शानदार स्कूल। ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर अधिकारी को करना चाहिए। फिर बैक टू द सोसाइटी। सर ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, और अब वो जहाँ पहुँच गए हैं तो उन्हें उस सोसाइटी को वापस भी देना होता है। तो पे बैक करना लोग सर हर किसी को याद नहीं रहता कि उन्हें पे बैक करना। बट सर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें जो भी मिला है हम उस चीज़ को वापस करें। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि अगर आप IAS ऑफिसर नहीं होते तो आप क्या होते, किस प्रोफेशन में होते? ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन जो मेरा थॉट प्रोसेस है, अच्छा थॉट प्रोसेस भी समय समय से बदलता रहता, तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक काम में ही रहता, क्योंकि मैं शुरू से ही सामाजिक कामों में मेरी शुरू से ही रुचि रही है। मेरा कभी कमर्शियल लाइन का ना सोच रहा है ना रुचि रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं सामाजिक काम में ही कोई अच्छा काम करता अगर मैं आगे अफसर ना होता। मे भी आपका कोई एक NGO होता है? हाँ, कुछ समाज में काम करने के लिए बहुत सारे, मेडिकल में बहुत सारे काम हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, सोशल सेक्टर में कहीं कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो अभी आप काम कर रहे हैं, और तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं उसके पीछे भी मेरा वही बचपने का बैकग्राउंड है। मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे घर में खेती होती थी, मैं किसानी और गन्ने का जो पैसा मिलता था उसी से मेरे फादर मुझे पढ़ाई पैसा देते थे। धान, गेहूँ और ये आपका चना, मटर, सब्जी, हर तरह की आलू, ये मैंने सब कुछ किया है खेती। तो वो बेसिकली वो मेरे सोच में, मेरी माइंड में, ब्लड में है। तो अच्छा, भारत जो है गांव का देश है, हमारा पूरा भारतवर्ष गांव में ही रहता है। मैं बांधा गया तो देखा वहाँ भी पूरा सब कुछ देहात ही है। तो वो जो लर्निंग है, क्रिटिकल लर्निंग, नॉट थियोरेटिकल लर्निंग ऑफ द चाइल्डहुड, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम आता है। वो मुझे अभी भी फोर्स करता रहता है फ्रॉम इनसाइड कि गांव को आगे जाना चाहिए। अच्छा, गांव का क्या महत्व ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके महत्व को रिपब्लिक विलेज की जो परिकल्पना की महात्मा गांधी ने, उससे पता लगता है कि गांव का क्या महत्व है। एक बात और, अभी रिसेंट में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हमारे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई कि गांव को मजबूत होना चाहिए। जो बात गांधी जी ने कही उसी बात को उन्होंने रिपीट किया। उसी चीज को हम लोग मॉडल गांव के रूप में एक काम कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसका मैं मेंटर हूँ, ऑनरेरी मेंटर हूँ, और उसको चला रहे हैं श्री मुनि जी जो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हो, उसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट हैं। तो जो बादा में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, वही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं कि कैसे हर गांव का वाटर टेबल ऊपर आए, कैसे हर गांव का क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़े, कैसे हर गांव की हरियाली बढ़े जिससे ऑक्सीजन की समस्या ना हो, कैसे हर गांव के चाइल्ड डेवलपमेंट हो, किसान की इनकम कैसे बढ़े, वुमेन डेवलपमेंट कैसे हो। जो काम हमने पूरा बादा में किया उसी को सिस्टमेटिक तरीके से गांव स्तर की यूनिट को पे कर रहे हैं थ्रू SBCC, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। उनको समझाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनके दिमाग को बदलते हैं, उनको ड्रीमिंग कराते हैं टू डेवलप योर विलेज। ये बहुत ही अच्छी बात है सर। क्या आप गांव को मिस करते हैं? नहीं, गांव को हम इसलिए नहीं करते, हम गांव से जुड़े हुए हैं, गांव जाते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही गांव गए थे, तो मैं गांव जाता ही रहता हूँ और मेरा गांव से बहुत लगाव है। तो मिस होने का कोई ऐसा नहीं है कि, और इंडिया तो गाँव का ही है। आप अभी यही शहर में देखिए, जितने भी लोग आए सब गाँव के हैं। क्या मैक्सिमम लोग यहाँ, जैसे मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ तो गांव में, और गांव मेरी सोच गांव वाली है। तो भले ही मैं यहाँ रह रहा हूँ फिजिकली, बट मेंटली एंड फिलोसफिकली मेरी सब सोच और सारी चीज़ें गांव की है। सर कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, ये आपकी हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि जितनी चीज़ें हैं आप उसी में आप सबसे अच्छा करें। तो इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई, कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप मान लीजिए कोई काम करना चाहते हो, तो जब काम करना चाहते हो तो पैसा लगेगा।
तो अब अगर आप किसी से कहो साहब हमें वाटर कंजर्वेशन का अभियान चलाना है या माइल न्यूट्रिशन का अभियान चलाना, हमें 5 करोड़ का बजट दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो हमें यह है कि उसे करना है। तो इसका मतलब यह है कि मिलेगा नहीं, जो है उसी में करना है। तो हम वही वाली फिलॉसफी अप्लाई करते हैं कि जो कुछ वहाँ उपलब्ध है उसी में मिला जुला के कंजर्व करके, क्या कन्वर्जेंस करते हैं, चीज़ों को मिला जुला करके और करते हैं। अब मिला जुला के करते हैं तो उसमें नाटक, दिखावा, शोबाजी ये सब नहीं चलेगा कि कोई आ रहा तो फूल से स्वागत करो। नहीं, फूल से स्वागत नहीं करना, क्योंकि फूल खरीदोगे पैसा लगेगा। तो हाथ जोड़ के स्वागत करो। टेंट, माइक और ये सब कुर्सी तामझाम हम लोग नहीं लगाते। हम लोग जमीन पे बैठ जाते हैं, दरी सिंपल, गांव में दरी, आसानी से दरी पर बैठ गए और एक उस पर चदरा उदरा बढ़िया डाल दिए, जैसे पहले ज़माने में गांव होता था, और उस पर बैठ के अपना काम कर लिए। तो टेंट, मेज और आपका जो है कुर्सी, कुर्सी, मेज और आपका माइक वगैरह में जो खर्चा था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बिना पैसे का, तो हम इसको कहते हैं, मेरे पास मैं 3 ट्रिक्स और टेक्निक्स अप्लाई करता हूँ अपने गवर्नेंस में, विच मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो उसमें एक ट्रिक यही है, नो कास्ट, आइदर नो कास्ट और लो कास्ट एक्टिविटी एंड एक्शंस एडॉप्शन। मैं वही एक्टिविटी एक्शन करता हूँ जिसमें या तो लो कास्ट होगा या नो कास्ट। ये बहुत ही अच्छी बात है सर, क्योंकि अच्छा आपको अक्सर काम मतलब जैसे जितना हमने किताब पढ़ी है तो किताब में कई जगह पर मेंशन है कि आपने कुछ शुरू किया और फिर बाकी के लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, मगर आप रुके नहीं, आपने अपने काम को पूरा किया, आपने जो शुरू किया आपने उसे ख़त्म किया। तो ऐसे सिचुएशन में इस दौरान आपका क्या मोटिवेशन था? आपको क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं, अगर हम इनके खिलाफ खड़े हैं तो हम खड़े हैं, हमें करना तो करना है? देखिए, कोई सिचुएशन होती है, उस हर सिचुएशन, हर मुद्दे का प्लस माइनस होता है। किसी चीज़ का ना 100% प्लस होता है और किसी चीज़ का ना 100% माइनस होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि किसमें प्लस ज़्यादा है और निगेटिव कम है, उसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। तो जब हमने कोई भी काम किया, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं बहेड़ी में एसडीएम था, मिल वाला घटतौली करता था और काफ़ी लोगों को पता था, लेकिन मिल वाले के जो दबाव में कोई हाथ नहीं डालता था। वो एसडीएम, एडीएम और डीएम, सीएम, कमिश्नर सबको पटाए रहता था। जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे तो लगा कि बहुत सारा ये घोटाला करता है, मतलब सीधे साधे किसानों की घटतौली से पैसे जेब काटता है। लेकिन मुझे ये पता था कि उस समय के कमिश्नर साहब की मिल वालों से अच्छी तालमेल है। तो मेरे सामने 2 बातें थी कि कमिश्नर साहब नाराज हो जाएंगे तो मेरा नुकसान कर देंगे, एक तरफ तो ये था। दूसरी तरफ ये था कि मुझे किसानों की जो जेब काटी जा रही थी छिप करके, जो उनका गन्ना घटतौली करके उनका पैसा कम दिया जा रहा था, उसको रोकना था। तो मेरी जो ड्यूटी थी वो था किसानों के लिए। तो जो किसानों के लिए मैंने काम किया, तो किसानों का जो है वो घटतौली रुकी, लेकिन वो कमिश्नर साहब मेरे पीछे भी पड़े। मुझे पता है, मुझे कई तरह से उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन कहावत है ना, सत्यमेव जयते। तो अंत में जीत हमारी ही हुई। क्या, वो कमिश्नर साहब चूँकि बहुत बदनाम थे, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, तो मेरा मनोबल और बढ़ता था कि ये गलत आदमी हो तो गलत लोगों का साथ ही, गलत बात का और गलत मुद्दे का साथ देंगे, तो हमें उधर जाना ही नहीं था गलत की तरफ। मुझे सही की तरफ जाना था, हमने सही का साथ दिया और हमारा काम हुआ। घटतौली रुकी, FIR कराया। झेलना तो अच्छे काम में तो झेलना तो पड़ता ही है, तो उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए। अगर आप झेलने के लिए तैयार नहीं हो तो अच्छा काम नहीं कर पाओगे। ऑलवेज बी रेडी टू प्रिपेयर टू टेक पेन टू डू गुड वर्क। तो ये मेंटल, अब वो मेंटल बन गया है। क्या अच्छा काम करोगे तो उसके लिए आपको सफ़र करना है। भगवान राम का नई उदाहरण है। आज वो क्यों मर्यादा, क्योंकि वो अपने एक डिसीजन के कंप्लायंस में 14 वर्ष वनवास में रहे, तो आज हम उसकी पूजा करते हैं। अब हमारे वो पूजनीय है क्योंकि उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, सच्चाई जो भी। ये बात तो सर आपने बहुत सही की। सच की सर कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे तो कीमत हर चीज़ की चुकानी पड़ती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्य बात होती है या जो भी सच्ची घटना है, कुछ भी होता है, उसकी कीमत हमें अक्सर ज़्यादा ही चुकानी पड़ती है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कभी आपको कोई ऐसी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अपने कार्यकाल में, अपने काम को लेकर? नहीं, अभी तक कोई ऐसा मुझे
ऊपर वाले की मेहरबानी से। और मैं बहुत चीज़ों को सोच समझ के करता हूँ। काफ़ी डिस्कशन, जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो लोगों से राय मशवरा करना, लोगों से समझना। तो जब आप किसी चीज़ को काफ़ी थारोली थॉट प्रोसेस में लेके करते हो तो उसमें गलती नहीं होती है। जी। तो जब गलती नहीं होगी तो फिर नुकसान होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं बहुत उसको काफ़ी रिसर्च, डिस्कशन और पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करता हूँ। मैं अक्सर निगेटिव साइड की तरफ नहीं जाता हूँ। तो जब आप निगेटिव ना सोचते हो, ना निगेटिव देखते हो, ना निगेटिव से आपका वास्ता है, तो निगेटिव भी हमसे दूर रहता है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। वाह सर, ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए सर। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ आपको हर दूसरा आदमी आपको गिराना चाहता है, हर दूसरा आदमी आपको भगाना चाहता है। ऐसे टाइम पे मेरा अगला सवाल, और ये मेरा वो सवाल है जो मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, ये सवाल मैं हमेशा पूछती हूँ। कह सकते हैं कि ये मेरा पेट सवाल है। तो ये सवाल ये है कि अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड हो, एक जादुई छड़ी हो, और कोई एक चीज़ हो जो आप उससे सही कर सकते हैं या मांग सकते हैं, तो वो क्या होगी? गवर्नेंस, सुशासन। एक्चुअली जो सुशासन एक शब्द है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये इससे हर आदमी प्रभावित है। जो गवर्नेंस है, हम कहते हैं पीएम, सीएम, डीएम, ये तो विजिबल गवर्नेंस की बड़ी बड़ी सीटें हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं। लेकिन हर फैमिली में गवर्नेंस होता है। अगर उस फैमिली का गवर्नेंस अच्छा हो जाए तो वो परिवार धनी हो जाएगा, उसमें खुशहाली बढ़ जाएगी और उस घर का विकास हो जाए। तो अगर हम गवर्नेंस इंप्रूव कर दें हर घर का, समाज का, सब चीज़ का, तो हर घर, हर आदमी, हर परिवार खुशहाल हो जाएगा, ज़्यादा खुशहाल होगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगा। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो अच्छा, हम गवर्नेंस के ही जो है, हमारा जो पेशा है वो गवर्नेंस करना है। आई एम डीलिंग विद द गवर्नेंस, आई एम डीलिंग इनटू द गवर्नेंस, हाउ टू कन्वर्ट गवर्नेंस इनटू गुड गवर्नेंस। यही हमारा मेन काम है कि गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में कर दो, जिससे लोगों के चेहरे पे खुशी बढ़ जाए, उनकी इनकम बढ़ जाए, वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश हो। तो मैं तो गुड गवर्नेंस को ही अडॉप्ट करूँगा। वाह सर, ये बहुत ही प्यारी बात बोली आपने। बहुत ही मतलब मुझे इस सवाल पे ना बड़ी यूनिक से जवाब आज तक सुनने को मिले हैं, और उनमें से एक आपका भी है। तो सर, सबसे पहले तो आपकी किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्लस आपने जो भी गुजरात लैंग्वेज में आपने इसको पब्लिश किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और प्लस जो किताब अंग्रेज़ी में आने वाली है, उसके लिए सर आपको पहले से बहुत बहुत बधाई। और बुकवाला के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बुकवाला, आपका नाम भी बहुत अच्छा है, बुकवाला, ये लोगों को जोड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि बुकवाला का जो थीम है वो कामयाब हो। क्यों, मैं इधर देख रहा हूँ लोगों के अंदर रीडिंग, राइटिंग की चीज़ें बढ़ने के बजाय घट रही हैं। ठीक है, तो हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और इस दिशा में बुकवाला एक अच्छा प्रयास कर रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और जो मेरे से सहयोग बुकवाला अपेक्षित करता है, अपेक्षित होगा, मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और आप लोग झांसी से यहाँ आए तो आपको मैं धन्यवाद भी इसके लिए देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर।